अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशाल यासीन मलिक साहिबा और हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आपको मालूम है कि कश्मीर में कितनी चेंजेज़ आ रही हैं। वहाँ पे जो जस्टिस रंजना देसाई साहब का जो कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन, उन्होंने अजीब-सी चेंजेज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस शुरू करा दी हैं करनी। और आपको पता है कि जब ये 2019 में उन्होंने ये किया था, उस वक़्त भी हमें ये खतरा जो था वो हमें नज़र आ रहा था और अब वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, उसका ज़रा तजिया करेंगे और मिशाल से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। मिशाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, जी, वालेकुम सलाम। जी। मिशाल साहिबा, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो भी सूरत-हाल हम देख रहे हैं, इसको आप भी फ़ॉलो कर रही होंगी, पाकिस्तान भी फ़ॉलो कर रहा होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं जम्मू क रीजन की और कश्मीर की सीटें कम कर दी हैं, तो इसमें हमारा क्या रिएक्शन है? देखिए, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली स्टेप वाइज़ किया जा रहा है उसके अंदर। हुँ, डेमोग्राफ़ी के चेंजेज़ सिर्फ़ ये नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को सेटल किया जाए, बल्कि उनकी बहुत सी इसमें अंदर पॉलिसीज़ हैं, जो कि अप्लाई की जा रही हैं, जिसके अंदर एक सोशल वेलफेयर की पॉलिसी है, एक हाँ, जिसके थ्रू वहाँ की जो बेगर कम्युनिटी है, वो उसको सेटल किया जा रहा है। फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं लाखों की तादाद में, उनकी कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। उसके हुँ, साथ-साथ वहाँ पे जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी अभी हाल ही में उनका कन्वेंशन कराया गया है वहाँ पे श्रीनगर के अंदर, जिसमें वो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर आई है और उसने वहाँ पे खुल के मतलब वो परचेज़ कर रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की लैंड। और फिर उसके हाँ, बाद वन स्टेप फर्दर जो आपने बात की है डीलिमिटेशन की, जो कि पहले भी अगर देखा जाए पास्ट में भी, क्योंकि आप भी कवर करते हैं कश्मीर को, कि जितने भी वहाँ पे सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, पपेट इलेक्शंस मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो हाँ, आफ्टर भी 4 to 5 years होते हैं और उसको वो जमहूरियत की क़यादत है और जो अवाम है, मेजॉरिटी जो है वो रिजेक्ट करती है और बॉयकॉट करती है, क्योंकि जितने भी पास्ट में चाहे कांग्रेस का रूल था, चाहे वाजपेयी का था, जिसका भी था, 3 to 4% या 5% वोटर टर्न आउट होता है, क्योंकि वो इलेक्शंस इसीलिए कंडक्ट कराए जाते थे पास्ट में, ताकि हाँ, ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो इंडिया के हक में पास किए जाएँ उनकी आर्मी के। अब बात ये है कि उन्होंने जो वो ख़ानदान थे, जो मुफ्तीज़ या अब्दुल्लाहस के जो ख़ानदान थे और इन्होंने काफ़ी रूल किया ओवर द डेड बॉडीज़ ऑफ कश्मीरी पीपल और हुँ, उन्होंने ट्रैम्पल किया उनके ऊपर और पावर में आते रहे। मगर अब इंडिया ने जितना उनको यूज़ करना था, इन ख़ानदानों को यूज़ करके फेंक दिया है, क्योंकि अब ये इनकी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो जो वुल्फ था वो बिहाइंड द कर्टन था और हुँ। इनके थ्रू कराए जाते थे जो भी वहाँ पे कुछ किया जाता था, ढका-छुपा। अब खुलकर सामने आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो बीजेपी के लोगों को और इंडियंस को दी जा रही हैं। हुँ, और क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड इंडिया की, इसी को लेके ये बहाना ढूँढ के यहाँ पे भी अपनी सीट्स को जो है वो करवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हिंदुओं के लिए, और जम्मू की सीट्स बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर वो अलॉट हुँ। उन्हीं को कर रहे हैं जिनको नए रेज़िडेंसी अब सर्टिफ़िकेट्स ये जो दिए गए अब हैं ये जो और वहाँ से अब ये जो अलॉट। हुआ है, ये असल में आपको याद होगा जब ये 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये सारा कुछ किया था, आर्टिकल 370 वाला मामला जो था, उसमें जी, जी। उन्होंने 2 आपको पता ही है कि 2 रीजन्स में इसमें तक़सीम कर दिया और उसमें जम्मू कश्मीर की उन्होंने उस वक़्त भी बता दिया था कि जो नई असेंबली होगी, उसमें 114 नशिस्तें होंगी, जिसमें बिल्कुल। 90 के ऊपर इंतखाबात होंगे और बाकी उन्होंने 24 रख दी जो पाकिस्तान के इलाके के लिए और उसके लिए, और ज़ाहिर है कि उसमें तो होने नहीं थे। अब जो नई असेंबली है, उसमें वादी कश्मीर की जो है वो 47 और जम्मू की जो है वो 43 सीटें होंगी। अच्छा, फिर एक और इन्होंने पख लगाई है कि इन नशिस्तों में 16 जो है, वो होंगी निचली ज़ात के हिंदुओं के लिए, यानी शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, दलित्स हैं या कबायली जो हैं उनके लिए। तो वहाँ पे तो वादी कश्मीर में तो शेड्यूल्ड कास्ट है ही नहीं। इसका मतलब है कि बाहर से लोगों को लाएँगे, वहाँ से लड़ाएँगे। तो ये सारी की सारी डेमोग्राफिक जो चेंजेज़ हो रही हैं, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं और जो इलेक्टोरल रीशफलिंग और डिमार्केशन की जा रही है, डिमार्केट करें पूरा मैप, तो अगर देखा जाए तो 1981 में इनका लास्ट सेंसस हुआ है पॉपुलेशन का, जी इस हाँ। पूरे इलाके का, जिसके अंदर 6 पॉइंट, अगर हम मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट को निकाल के, अगर हम सिर्फ रिलीजन को निकाल के वैसे पॉपुलेशन ही देख लें, तो वो हाँ, कश्मीर की वैली की 6.8 मिलियन और 5.3 है जम्मू की। तो अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी बेसिस पर ही मिलती थी पहले इनको, मगर अब इन्होंने चेंज करके ज्योग्राफी की बेसिस के ऊपर, क्योंकि रकबे पहले पे भी हाँ, हाँ। 1947 में इन्होंने कब्जा हुँ, किया था,
जम्मू के इलाकों को जो मैसेकर हुआ था वहाँ पे हाँ 5 लाख मुसलमानों का, और वहाँ पे एक रीजन बना दिया इन्होंने टेम्पल्स का, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स। तो अब वहाँ पे इंडियंस ही ज़्यादातर बसते हैं मेजॉरिटी के अंदर। तो उनको वही चीज़ ये अभी रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी कर रहे हैं, और उसके अंदर इन्होंने तकरीबन 24 जो है सीट्स वो वेकेंट कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। और उसके हाँ साथ साथ जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है जो कि मोर देन 50% है कुछ जगहों पे, मगर जम्मू में क्योंकि इन्होंने लेस देन 50% उसको कर दिया बिकॉज ऑफ, हालांकि मेजॉरिटी होती थी 1947 में, तो उसको अंदर वो और भी ज्यादा पॉलिटिकल डोमिनेशन अपनी हिंदुत्वा की बढ़ाना चाहते हैं, जो कि कम्प्लीटली वैसे भी अगर देखा जाए तो इलीगल है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में पहले तो आप कहीं पॉपुलेशन चेंज ही नहीं कर सकते डायनामिक्स। हाँ आजाद कश्मीर में किसी पाकिस्तानी के पास राइट ही नहीं है वहाँ पे जमीन खरीदने का, या वोटर राइट नहीं है उसके पास। वो सिर्फ आजाद कश्मीर के लोग ले सकते हैं, अपनी वहाँ पे सियासत कर सकते हैं, या जो भी उनका प्लान है। ठीक ठीक मगर जिस तरीके से चेंज करें, इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन द इलेक्टोरल सीट्स, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो सेक्रेटरीज हैं, अभी हाल ही इन्होंने 24 जो मेजर सेक्रेटरीज हैं उसके अंदर सिर्फ 5 जो हैं उनको मुसलमानों को रखा है। दूसरे अभी बहुत सी रीशफलिंग की गई है, और नॉन लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जितने भी जॉब कोटाज कह लें आप उनको, एजुकेशनल कोटाज जो हैं जो कि राइट होता है जिसकी ज़मीन है वहाँ पे लोग हैं, इनके हकूक इस तरह भी छीने जा रहे हैं, और वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। बल्कि और बल्कि यहाँ पे ये सूरत हाल बन चुकी हुई है कि जो 24 सेक्रेटरीज हैं उसमें आपने बताया कि 5 हैं सिर्फ, और साथ ही अगर हम देखें कि जो सिविल सर्विस के लोग हैं उसमें 58 में सिर्फ 12 मुसलमान हैं। जी जी आप अंदाजा बिल्कुल लगाएं आप। बिल्कुल। तो वहां पे मुसलमानों की तो हालत बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्वेश्चन फिर ये बन रहा है कि पाकिस्तान चूंकि इक्वल स्टेक होल्डर है इस पूरी सिचुएशन में, पाकिस्तान की ऑप्शंस क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? देखिए 45 लाख तो इन्होंने अभी हाल ही 2 सालों के अंदर जो है वहाँ पे स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट इशू कर दिया है इंडियंस को, और उनको ग्रांट कर दिए उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। और तो मतलब आप समझ लें 45 लाख लोग जब वहाँ आ गए तो उनका वोटर राइट मिल गया है वहाँ का। और इन द नेक्स्ट ईयर अगर ये इतने ही डबल कर देंगे, या से थोड़ा सा ऊपर चंद लाख अगर 60-70 लाख कर देंगे, तो आप समझ लें कि ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे। और फिर प्लेबिसिट कंडक्ट कराने का फिर क्या फायदा, कि वो जो रियल जो वॉइसेस हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो इंडियंस नहीं हैं, और जो हक खुद इरादियत की बात करते हैं, यूएन की करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन, सारी स्ट्रगल, क्योंकि इस वक्त लीडरलेस भी तहरीक को कर दिया गया है काफी हद तक। इन्होंने सईद अली गिलानी साहब का रिसेंट आप देख लें, जो उनकी डेथ हुई, जिस तरीके से बेहुरमती की गई, उनकी डेड बॉडी, उनकी फैमिली को मारा पीटा गया। यासीन साहब तिहाड़ की डेथ सेल में, मीर भाई साहब भी कभी कभी इनके बहुत अरसे के बाद छोटे से बयान आते हैं, इजाजत ही नहीं है किसी को। और अभी साहिबा भी तिहाड़ के अंदर हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं है, पॉपुलेशन डायनामिक्स को भी इतना बदला जा रहा है, और फिर जो इलेक्शन जो कश्मीरी वैसे भी नहीं मानते थे उनके ऊपर भी अब जो डोमिनेशन है वो डायरेक्ट इंडिया की है। मतलब अब उन्हीं के लोग आके वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। आई डोंट नो कि किससे वोट मांगेगी कश्मीरी, तो वहाँ पे माइनॉरिटी में अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ वो अपने इंडियन से ही वोट मांगेंगे। और इस वक्त तो पाकिस्तान का तो आई थिंक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि ये एक मेन पार्टी है इस डिस्प्यूट का, लीगल पार्टी है, और रिप्रेजेंटेटिव भी है कश्मीरियों का। तो ये डिमांड करना चाहिए इनको, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लॉबिंग करनी चाहिए कि रेजोल्यूशन टेबल कराई जाए, कि क्योंकि फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन की डायरेक्ट वायलेशन है कि पॉपुलेशन का जो चेंजेस लाए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और वहाँ पे फ्रेश पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि ये इलीगल है इस तरह नए से नए लोगों को रोज लाखों की तादाद में सीट्स, और फिर जब वो आ रहे हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स भी छीन रहे हैं लोगों के। ये नहीं है कि वो सिर्फ खरीद रहे हैं, वो लोगों के घरों में जाके उनको कब्जे कर रहे हैं, उनके घर के अंदर से निकाल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं, और कोर्ट के अंदर भी लोग जा रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे कब्जा ले लिया है। तो मुकम्मल कब्जा माफिया जो है, बिगेस्ट लैंड ग्रैबिंग ऑफ द सेंचुरी। तो इसमें जो यूएन है, देखिए हम यूएन को देखते आ रहे हैं, यूएन बिल्कुल खामोश है। इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो सब खामोश हैं। जिनीवा कन्वेंशंस की आपने बात की, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई बात नहीं करता है। और ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि हमने क्या किया, हमने अभी तक यूएन के ऊपर कोई इस तरह की बात की है? हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो कल बन गई है,
लेकिन नेशनल कश्मीर पॉलिसी जो है वो कहाँ पे है, वो क्यों नहीं उसको हम बता रहे हो, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? बस ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि क्यों नहीं अभी तक नेशनल कश्मीर पॉलिसी इस तरह सामने नज़र नहीं आ रही है अभी। मगर मैं पिछला पूरा ये जब हमारा ये साल एंड होता है, बिकॉज वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो हाँ, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई जो टीम है कि हम लोग देखें, स्टडी करें कि कश्मीर का क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबली भी, और कहाँ कहाँ उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हुई हैं या शोर मचा है या कंडेमनेशंस हुई हैं। तो अभी मैं स्टडी कर रही थी तो आपको याद ही होगा कि जब 2020 का एंड, क्योंकि बीच में आपको पता है बदकिस्मती से भी बहुत एक ट्रेजिडी होगी दुनिया के साथ भी मगर ज़्यादा कश्मीरियों के साथ, कि हाँ, जब 5 अगस्त अगस्त, 2019 हुआ है। आप भी बाहर हैं, आपको माशाल्लाह हाँ, पता है हर जगह एक आउटरीच थी, बहुत एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल, टैंक्स में, बिल्कुल, टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा इसको कोई भी इसके टेकर्स नहीं थे इस मूव के हुँ, जो मोदी ने किया था। तो जब ये कैंपेन अब्रॉड काफी मुल्कों के अंदर लोग बाहर निकले, शोर मचाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसका टेम्पो बन रहा था। तो मार्च हुँ, 2020 के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक पूरे ग्लोबल लॉकडाउन आ गया, कोविड और कोरोना एक इनविजिबल हाँ, एनिमी हाँ, पे फोकस सारों का आ गया। तो वो इंडिया ने उसका सीखा नहीं उससे कि एक इतना हुँ, अल्लाह की तरफ से कहर उठा है या एक अजाब आया है हम लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, तो हम उसी से कुछ ह्यूमैनिटी की सर्विस कर हाँ, लें। तो बल्कि वो ज़्यादा और उसकी जो अंदर जो शैतानी या डेविलिश हुँ, थिंकिंग थी, वो और बढ़ गई कि अब दुनिया का फोकस ही नेक टर्न होगी या कहीं और। तो हम इस हाँ, टाइम के अंदर वी डू मोर जेनोसाइड, वॉर हुँ, क्राइम्स, and we settle more and more Indians over here. That's why in these past 2 years, 45 lakh Indians have been given domicile certificates. So it's when we talk about December 2020 का जो टाइम था, डिसइंफो लैब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हाँ, ब्रेकआउट हुआ हाँ, था ब्रसल्स के अंदर, और 15 ईयर का जो इनका ऑपरेशन था टारगेटिंग द EU एंड द यूनाइटेड नेशंस टू सर्व द इंडियन इंटरेस्ट, उसको डीप डाइव किया गया था और देखा गया था कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ इंडिया, इट्स बीन हाँ, फंडेड बाय इंडिया एंड इट वाज एक्सपोज्ड। तो वो एक बहुत मेजर एक मिला था, एक एज ग्लोबली, अगर हम उसको और भी ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करते और एक्सपोज करते कि इनका इतना बड़ा टेरर नेटवर्क है और हाइपर प्रोपेगेंडिस्टिक इनकी अप्रोच रही है, एंटी कश्मीर, एंटी पाकिस्तान। फिर उसके बाद यूके के अंदर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जनवरी के महीने के हाँ, अंदर, हाँ, आई थिंक गालिबन 15 जनवरी था, 14 था, और उसके अंदर भी बहुत शोर उठा। फिर आपके अमेरिका के अंदर 5 फरवरी हुँ, को, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली कोई किसी ने रोका नहीं है इस जेनोसाइड को, जिस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप ओआईसी ने अभी लिया है पाकिस्तान में। एक ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है रिहैबिलिटेशन के लिए, अफगानियों के लिए, एक वॉर रिटन एरिया के अंदर उनको डिस्प्लेस्ड हुए, उनकी बड़े मसले हैं उनको करने। तो उस तरह का कोई एक ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं अभी तक नजर आ रहा, मगर नहीं लेकिन अगर लेकिन हम क्यों नहीं आ रहा? न्यूयॉर्क के देखिए, अंदर भी क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं आ रहा? हमारे उसके उसके नेशनल अंदर सिक्योरिटी बहुत सी एडवाइज़र साहब ने, वजूहात हैं। मैंने राब्ता किया था फॉरेन ऑफिस से इस पे, हाँ, क्योंकि हमें तो फौरन ख्याल आया था जब ओआईसी का हो रहा था कि ये तो कश्मीर पे होना चाहिए था सबसे पहले, हाँ, जो सबसे ज्यादा वनरेबल। अफगानिस्तान फिर भी एक सॉवरन नेशन है, हमारे हाँ, पास तो कुछ भी है ना डिफेंस सिस्टम, हमारे जो लीडर्स हैं वो भी जेलों में उनको मारा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। तो वेयर डू वी गो फॉरवर्ड? पीपल आर स्टार्विंग टू डेथ, वहाँ पे हुँ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड रहता है, वहाँ पे ग्लोबली कोई नहीं आ सकता। तो वहाँ पे उससे भी कहीं ज्यादा वर्स सर्कमस्टांसेस हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मार्च के अंदर गालिबन यहाँ पे उसके ऊपर होना है, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान में। अब लेट्स सी क्या होता है, मगर नहीं लेकिन देखिए अर्जेंसी ये है, जैसे आपने खुद फरमाया कि वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ पे तो हमें खबरें ही नहीं आ रही हैं। वहाँ पे तो कोई पता ही नहीं चल खबर रहा नहीं। कि अंदर कर क्या रही हैं वो। उन्होंने लॉकडाउन एक किस्म का किया हुआ है, कोई खबर नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे बाहर बैन लगा हुआ है। आपको पता है कि जो कश्मीर के अंदर अखबारात छपते हैं, उसमें रेसिपीज़ वो बताते हैं कि अंडा कैसे उबालना है, ये करना है, वो फलानी चीज़ें कैसे बनानी है। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं आप छाप सकते हैं। तो जब ये सूरत-ए-हाल होगी, तो उसमें फिर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, वो आप समझते हैं कि ये बड़ा लैकडायसिकल किस्म का और हल्का-सा रिस्पॉन्स है, इसको बेहतर बनाना चाहिए? देखिए यहाँ पे ना इंटरनली भी जो मुल्क के अंदर लोग लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, चाहे गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है,
अगर ये सारी चीज़ें पीछे रख लेते और कश्मीर इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते, इन द सेंस के जो भी फोकस है, चाहे जो भी इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं मेन स्ट्रीम पार्टीज के, मगर इसके ऊपर ये सब इकट्ठे होते जब तक कि वहाँ पे ये रिवर्स ना किया जाता। एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग इज कि इसको रिवर्स किया जाए, आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन है, और इकट्ठे बैठते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती, एक कम से कम 5 से 10 साल की इकोनॉमिक कश्मीर के लिहाज से पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, उनके हर तरह की जो राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसी आती। फॉरेन ऑफिस ने एक डोसियर प्रेजेंट किया है यूएन को जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है ना, मसला फिर देखें मिसाल, सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है फॉलो अप की। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक बात कर देते हैं, एक डोसियर दे देते हैं, उसके बाद हम चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन डोसियर तो मैं समझती हूँ कि जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर आप लीगली देखें, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, या इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल के अंदर जाए। और भी बहुत से फोरम्स हैं, और जो यूएन की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स भी इस पर आ चुकी हैं, इसलिए हमारे पास बहुत से और भी प्रूफ्स हैं। फिर उसके साथ जो इस डोसियर में वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं जो कि कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकते, और बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। जिस तरह पैलेस्टीनियंस अपने बहुत से मैटर्स वॉर क्राइम्स के लेके गए आईसीजे में, इजराइल से टक्कर ली है उन्होंने, वेल प्रिपेयर्ड हुए हैं, और उन्होंने जाके वहां पे अपना केस लड़ा है, और उनको बहुत रिलीफ भी मिला है बहुत दफा। अगर पाकिस्तान को, मैं समझती हूँ उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ इंडियन लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा तेज ना हो जाए, ताकि पूरा का पूरा केस जो है वो ना, थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं मगर केस इतना स्ट्रांग है हम लोगों का कश्मीर का, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, जिनीवा कन्वेंशंस की, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, बायलैटरल ट्रीटी, सबको तोड़ के इंडिया ने ये काम किया है और वॉर क्राइम्स कर रहा है, जिसके ऊपर तो क्या आप समझती हैं, इंडिया के ऊपर डिफेंस इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं। जो क्या हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो मीडिया है, क्या इन्होंने ये कश्मीर को बैक बर्नर पे रख दिया है? क्या इन्होंने कश्मीर को लेट डाउन नहीं किया इस वक्त जो कर रहे हैं? देखिए इस वक्त ना मैंने ये देखा है कि एक तो कोविड आ गया था, फिर आपस की इंटरनल पार्टीज लड़ती रहती हैं। आज तक किसी ने, एक कोई बड़ी पार्टी ने, आप बता दें, कोई धरना दिया फुल फ्लेज अन्ना हजारे की तरह यहाँ पे बैठा हो कश्मीर के अंदर, जो आर्टिकल 370 35A को रिवर्स करने के लिए, मतलब कोई लाखों हजारों की तादाद में लोग, बहुत कम इकट्ठे लोग करते हैं ये अपने लोकल पैटी इश्यूज के ऊपर। मैं पैटी ही कहूंगी, क्योंकि ये नेशनल क्या, ये इंटरनेशनल और रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ है। जब वो नो फर्स्ट यूज NFU के ऊपर वो रिव्यू कर रहा है इंडिया कि हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, कि और ये पहले भी राजनाथ शर्मा ने बात की थी कि जब 27 फरवरी को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे 2019 की, कि ये वो मामला है कि एक हफ्ते में 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है, सालों और साल नहीं निकल सकता बाहर, ग्लोबल फैमिन, ग्लोबल आइसेज हो सकती है। आप मुझे ये बताएं, मुझे एक बात बताएं, कनेक्टेड है, इतना इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू है, मैं समझती हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान की सर्वाइवल है बल्कि पूरे खित्ते की मतलब तरक्की उसको हॉस्टेज बनाया हुआ इसने, डायरेक्टली लिंक्ड विद इट। तो क्या वजह है कि ये अपनों में ही घुसे रहते हैं कि इलेक्शन में धांधली, एक करप्शन की बात करते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल दीज पार्टीज, मगर ये अभी वो वक्त नहीं था, अभी इनको स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी इन सबको, और ये अपने से निकल आते अपने खोल से और बाकायदा में ट्रू लीडरशिप स्किल्स लाते, और ठंडे दिमाग से, कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी है सारे, बैठते और एक दफा कश्मीरियों को बिठा के और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को बिठा के, क्योंकि ये है अब लीगल केस है, इट्स अ लॉफेयर दैट इंडिया हैज डन अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू इट, तो उसके ऊपर ये मिल बैठ के करते तो इनके चैलेंजेस भी कम हो जाते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने बाहर पॉकेट्स हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, इन सब के अपने अपने, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो नेचुरली जिस तरह इंडियन से बाहर के मुल्कों में आप होते हैं, आपको पता है वो ना कोई बीजेपी है बाहर, ना कोई कांग्रेस है, वो सारे इंडियंस आते हैं, तो इसलिए उनकी जो डायस्पोरा है उसमें इतनी वजन है, क्योंकि उनको पता है कि वो एक नेशनल इशू को लेके, चाहे झूठा ही प्रोपेगेंडा हो, तो उसका असर बाहर की दुनिया को, उनका ओपिनियन चेंज करने में बहुत इम्पैक्ट करता है, मगर तो यहाँ पर से बाहर भी डिवीजन डाल देते हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस सिचुएशन में तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, एक मायूसी की भी फिजा आती है, तो फिर जब हम देखते हैं कि यार पूरा मीडिया का, अब मुझे बताएं कोई भी लास्ट प्रोग्राम आपने कश्मीर के ऊपर मीडिया में, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा हो? मुझे तो नहीं याद, बहुत कम हो गए।
तो फिर क्या ऐसे मीडिया का फायदा क्या है जो कि हमारे नेशनल इश्यूज को टेकअप नहीं कर रहा? तो आई डोंट क्या आप अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट डायरेक्टली लिंक्ड है, आपका सीपैक इधर से गुजर रहा है, आपका न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, पानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, आपका पानी वहां से आता है, वो डैम पे डैम तो बना ही रहा है, मगर अब तो शहरा की कट गई है। और उसके साथ साथ गो ग्रीन की कैंपेन जहाँ चलती हैं हर जगह, ये किन के खून से पानी आता है, मतलब इट्स कॉमन सेंस। और फिर आप नेबरहुड में भी देख लें, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान देख लें, चाइना देख लें, चाइना भी कितना लद्दाख में आगे बढ़ गया है, क्योंकि नेबरहुड भी इसकी फैशिस्ट पॉलिसी से खुश नहीं है। इसलिए ग्लोबल एनवायरनमेंट भी ऐसी है कि पाकिस्तान इसके ऊपर टफ स्टांस ले। सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं छोड़ सकते, इसके लिए पॉलिटिकल एक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल विजडम चाहिए, और वो तभी आ सकता है पाकिस्तान में जब यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी सारी तोड़ फोड़, रूमर्स और एक दूसरे की लेग पुलिंग के बजाय अपनी नेशन बिल्डिंग पर आए। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें आप समझती हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे जो अहम पॉइंट होना चाहिए था वो कश्मीर का होना चाहिए था, आप एग्री करती हैं इससे? ऑफ कोर्स, उससे बढ़ के क्या है? और क्या, किस लिए ये जंग की तैयारी करते हैं पाकिस्तान के लोग? इसीलिए करते हैं ना, इंडिया से करते हैं, क्योंकि इंडिया से खतरा होता है, प्रॉक्सीज इंडिया खेलता है, हर जगह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि पाकिस्तान जो है कश्मीर से उसकी नजरें हट जाएं। तो ये मेन रीजन ही कश्मीर है। और आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी वो सिल्क कॉरिडोर ने गुजरना है, और बहुत से रीजंस हैं। और एक परमानेंट 5 कंट्रीज में से इस वक्त भी रीजन के अंदर भी आप देख रहे हैं जो ब्लॉक्स तब्दील हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। इस वक्त एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर की तरफ ही चल रहा है दुनिया के अंदर। अब वो उस तरह एक दूसरे की सुनवाई नहीं हो रही जिस तरह पहले होती थी अमेरिका की। अब लोग आंखें भी दिखाते हैं। तो ये एक आइडियल टाइम है कि आप अपना जो इशू है इस पे डिक्टेशन भी कम होगी जब यूनिपोलर से मल्टीपोलर पे आप जा रहे हैं। और आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के ऊपर अगर केस चला दे इंटरनेशनल अदालतों में, ये जो मेका बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व था, चर्च बॉम्बिंग्स के अंदर, अभी हाल ही में तो बहुत कुछ है, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, बहुत से प्रूफ्स हैं उसके बारे में, जेनोसाइड ऑफ कश्मीरीज है, गुजरात किलिंग्स है, क्या नहीं है। और अभी भी जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ है, ग्लोबली इसके ऊपर शोर मच रहा है। अभी तो देखे ना जो हरिद्वार में जो हुआ है, उन्होंने ओपनली कॉल की है कि जेनोसाइड करें मुसलमानों की, वो उनके बीजेपी के लीडर्स ने कहा है। तो वो तो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कंप्लीट सिविल वॉर अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो यहाँ तो ऐसी बुचरिंग होनी है। और मैं समझती हूँ अभी नहीं, अब बहुत सी वहाँ पे रोड्स को तब्दील करके, शुरू में जब आए मुसलमानों के नाम जो रोड्स थी उनको चेंज कर लिया। एंड व्हाट इज रियली फनी इज अकबर अलाहाबादी का नाम वहाँ पे रख दिया इन्होंने, अकबर प्रयाग और समथिंग, सम इंडियन नेम, हिंदू नेम। तो इस तरह बहुत से मुसलमान पोइट्स के भी नाम बदले जा रहे हैं, हर जगह से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी चेंज तो किया क्या जा आप रहा है। सोचती हैं, क्या आपको डर लग रहा है कि वहां पे जिस तरह भी आपने लफ्ज बुचर का यूज किया, तो क्या वहां पे आपको बहुत ज्यादा खून नजर आ रहा है होता बहता हुआ बहुत कश्मीर के अंदर? बहुत बहुत खौफनाक। वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसी तरह जिस तरह म्यांमार में बने थे। तो अभी कैथलिक जो प्रीस्ट है उसको समेत और भी बहुत से लोग जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है एंटी कन्वर्जन लॉ के थ्रू, और उनको ट्रीजन का केस कर दिया गया है। फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं। और दलित्स का जो आपने पहले भी नाम लिया है, दलित्स तो कई सदियों से मतलब कि उनका तो कोई हाल ही नहीं है वहाँ पे। और मुसलमानों का भी आप यासीन मलिक टारगेटेड से कोई राब्ता हुआ आपका? उनकी कैसी तबीयत, आपके शोहर जो है? नहीं, उनका कोई राब्ता नहीं है। एंड आई थिंक अब 22 फरवरी को 2019 में हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उस दिन उनको ना अरेस्ट कर लिया था इन लोगों ने। और उसके 2-3 दिन के बाद न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे। तो वो इलेक्शन कैंपेन का दौर था मोदी की सेकंड रजीम का। तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर 5 अगस्त हो गया। तो फिर और ज्यादा फिर उनको बहुत मारा पीटा। फिर एक रूमर रहा था एक हफ्ता कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो कंफर्म नहीं हो रही थी। आपको भी याद है, आपने कांटेक्ट किया था। हम लोग भी बहुत सदमे में ही रहे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अभी तक उनसे अलाउड ही नहीं हूँ मैं कि मेरी बात हो या बेटी की। तो उनकी सेहत के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई उनका हाल बताने वाला? आती है, बहुत कम आती है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना में उन्होंने वो वाली कॉल्स जो इनकी अपनी सिस्टर
मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उनके साथ थोड़ी बहुत इनकी बात हो जाती थी, वो भी टेलीग्राम के थ्रू, वीडियो कॉल्स उनकी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो एक दफ़ा उनकी आई है, कोई लीक हुई है, कोई ऑनलाइन उनकी किसी केस के दौरान उनकी पिक्चर्स आई हैं और वो आप अगर देखेंगे आप पहचान नहीं सकेंगे उनको। उनके सिर के ऊपर भी पस निकल आई है और सारे छोटे छोटे दाने हो गए उनको, और उनकी टांग का भी इन्फेक्शन है, फिर उनके शोल्डर में भी है। फिजिकली भी इनको मारा पीटा गया है लास्ट ईयर और उससे पहले भी, और उसके खिलाफ ये गए थे हंगर स्ट्राइक के ऊपर भी और फास्ट ऑन टू डेथ। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको पैगाम पहुंचाया रजिया का, अपनी बेटी का, कि बी प्लीज पापा जस्ट डोंट गिव अप। तो वो पता नहीं बहुत मुश्किल से इनकी बहन ने उनको वो टेलीग्राम के थ्रू पहुंचाया, तो वो रुक गए थोड़ी अरसे के लिए। तो मतलब कोई हाल ही नहीं है वहाँ पे, तो डेथ सेल में है। और आपकी बेटी का क्या हाल है? वो बेचारी बहुत मिस करती होगी। बस अजीब से हम ट्रॉमा में ही रहे इन 2.5 years, तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा हाउ टाइम इज पासिंग। अब तो माशाल्लाह ग्रो अप कर गई होगी। हम मुझे याद है जब पहली दफा मुलाकात हुई थी उससे। जी बहुत तो लंबी है, माशाल्लाह 9 years की है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत और आफियत में रखे, और अल्लाह ताला तमाम कश्मीरी बच्चियों को, तमाम कश्मीरी बहनों को और उनकी इज्जत और इस्मत को महफूज रखे। आमीन। तो अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और हमारी दुआ है कि कश्मीरियों के लिए हर शख्स जो है वो उनका वकील बन के सामने आए। ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर हम बैठे रहें, ना सिर्फ हम फौज के ऊपर बैठे रहें, बल्कि हर शख्स एज ए नेशन हम बाहर निकलें और उनके लिए अपनी जुबान जो है वो खोलें और बताएं लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, थैंक यू।